हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्यबल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं, खास करके सीटेट के, जो कि आपके 31 जनवरी को होने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम ये मैराथन क्लास लेकर के आए हैं दोस्तों। इसमें हम महत्वपूर्ण 200 क्वेश्चन देखने वाले हैं, बहुत ही तेज़ी के साथ, बिना ऑप्शंस के। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी दोस्तों। ये आपकी ईवीएस की क्लास होगी, जिसमें 200 क्वेश्चन देखने वाले हैं और सभी के सभी आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। और उसके पहले हम बता दें कि हमारे दूसरे चैनल पे हम हिंदी साहित्य क्लास चला रहे हैं दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाइए देखिए जाके। उस चैनल का नाम क्या है, ज्ञान एजुकेशन आर्यबल। उसका हम लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां जा करके आप उस पर जा करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक, और इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन की हमने बहुत सारी क्लासें चला रखी। आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो यहीं पर आपको मिल जाएंगी। जैसे हमने प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, है ना, या फिर एलिफेंट के बारे में हमने बहुत अच्छे पढ़ाया है, तो वो चीज़ें भैया देख सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पूरे 200 क्वेश्चंस, ठीक है, बिना किसी देरी के, और हम बहुत जल्द जल्द देखने वाले हैं क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि बहुत ही कम समय में आपके टॉप 200 क्वेश्चंस निकाल दिए जाएं। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वही क्वेश्चन हम अटेंड करें इसमें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। आपको पता होगा, क्वेश्चन आ जाता है कि जो पेड़ की पत्तियां हरी किस लिए होती है, तो वो भी आपको बता देना किसके कारण। क्लोरोफिल के कारण। किसके दोस्तों? क्लोरोफिल के कारण पौधों की पत्तियां क्या होती हैं, हरी होती हैं। ठीक, दूसरा कारण, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, तो कौन कौन सी गतिविधियां हो सकती हैं। देखिए, एरोसोल कैन का उपयोग, वनों का जलाना और कृषि के क्रियाकलाप, ये सभी की सभी चीजें क्या करती हैं, जलवायु परिवर्तन के लिए क्या है, जिम्मेवार है दोस्तों। ठीक, क्या है, जिम्मेदार साबित है। ठीक है, चलिए अगला है, यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जाना था दोस्तों। तो कौन सा है, जेट्रोफा दोस्तों। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछेगा बायोडीजल का पौधा कौन सा है, तब भी आप जेट्रोफा बता देंगे दोस्तों। ठीक है, आपको पता है कि अब डीजल क्या है दोस्तों, प्लास्टिक से भी बनाए जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तीन तरीके से, एक तो पेट्रोलियम रूप से, ठीक है, नेचुरल रूप से डीजल प्राप्त होता है, दूसरा क्या है, जेट्रोफा से, तीसरा क्या होगा दोस्तों, प्लास्टिक के कचरे से दोस्तों क्या बायोडीजल मतलब डीजल उत्पन्न किया जाने लगा। ठीक है, तो आपको पता होगा आगरा में इसकी फैक्ट्री भी ठीक लगाई गई है दोस्तों। ठीक, आपको पता है कि सबसे पहले ये उत्तराखंड में लगाई गई थी फैक्ट्री। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए, इस तरह से आपको तीसरे तरीके से भी डीजल प्राप्त होने लगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इस चैनल पे जा सकते हैं, हमारा दूसरा चैनल है, यहां पर आपको हिंदी साहित्य क्लासें मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जड़ी बूटियों की रानी, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी। ठीक है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और उसका वास्तविक नाम ओसिमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से आता है दोस्तों, ये आपके यूपी टेट के सारे क्वेश्चन हैं, तो किस नाम से आता है, तो आपको पता होना चाहिए, तुलसी के पेड़ को हम किसके नाम जानते हैं, जड़ी बूटियों की रानी के नाम से। ठीक, और बहुत ही पवित्र स्थान है इसका अपने उत्तर प्रदेश, यानी कि अपने पूरे भारत में कह सकते हैं दोस्तों, इसका बहुत ही पवित्र स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं दोस्तों, तो पीने योग्य जल हम सुरक्षित जल को बोलते हैं। ठीक है, जो आपके लिए पीने योग्य जल होता है उसे ही हम सुरक्षित जल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन भी आपके यूपी टेट में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला है कि वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के कारण हुई थी। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मिसाइल आइसोसाइनाइड दोस्तों, MIC। क्या दोस्तों, MIC के रिसाव से दोस्तों बहुत ही बड़ा गैस कांड हुआ था। गैस त्रासदी कांड कहां हुआ था, 1984 में भोपाल में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप याद कर लेंगे। ठीक, तो भोपाल की राजधानी, भोपाल क्या है, राजधानी है MP की। ठीक, और यहाँ के क्या है दोस्तों, CM कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन, हाल ही में 7 मई 2020 को विशाखापट्टनम में गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव कारण हुई थी। तो आपको याद रखना है, ये करंट का क्वेश्चन है कि विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में दोस्तों 7 मई 2020 को एक गैस त्रासदी हुआ था। तो उस गैस का नाम क्या था, तो स्टायरीन नाम था दोस्तों। ये LG पॉलीमर कंपनी से स्रावित हुआ था। कहां से, LG पॉलीमर कंपनी से स्रावित हुई थी यही गैस दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
8 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को बनाया था दोस्तों, परंतु 2020 में इसका थीम क्या था। देखिए क्वेश्चन कई सारे पूछाएंगे, आपसे पूछ ले विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था तो 5 जून बता देना। अगर इसकी थीम पूछ ले 2020 की थीम क्या थी तो इसका थीम था जैव विविधता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एम एस स्वामीनाथन क्या है। तो एम एस स्वामीनाथन क्या है आपको पता होना चाहिए, ये हरित क्रांति के जनक है दोस्तों भारत में, और ये एक कृषि वैज्ञानिक हैं। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक पूछ ले तो एम एस स्वामीनाथन है, विश्व में पूछ ले तो नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक, तो वो चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहां स्थित है। तो देहरादून में। कहां दोस्तों, देहरादून में भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है, और ये आपका यूके में पड़ता है, यानी उत्तराखंड में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे क्या सोख लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो हरे पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और O2 का उत्सर्जन करते हैं। CO2 सोखते हैं और O2 क्या करते हैं, निकाल देते हैं, जिसका उपयोग मानव करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, मृतक भक्षी या अपघटक बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो भूतापीय ऊर्जा। तप्त भौम जल से दोस्तों भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 16 घास स्थल कहां पाए जाते हैं। दोस्तों आपको पता होगा 16 जो घास स्थल है दोस्तों ये नीलगिरी पर्वत पर पाए जाते हैं, मतलब पश्चिमी तट पर। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। और देखिए यहीं पर दोस्तों एक नीले कुरंजी नाम के फूल पाए जाते हैं, जो कि वर्ष में मतलब 12 साल बाद खिलते हैं, मतलब 12 साल में एक बार खिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आपके नीलगिरी पर्वत पर ही पाए जाते हैं दोस्तों, याद रख लेंगे। क्या, कहां पर, पश्चिमी तट पर, यानी नीलगिरी पर्वत पे बहुत ही अच्छी मात्रा में ये 16 घास के मैदान पाए जाते हैं। और यहाँ पे एक नीलकुंजी नाम के पुष्प पाए जाते हैं, जो कि 12 साल में एक बार खिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है। तो कैसे करते हैं, तो रेडियो सक्रिय फोर्सिंग द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में होता है। तो देखिए जो पारा की अधिकता के कारण क्या होता है, मिनी माता रोग। तो याद लिख लेंगे, पारा की अधिकता से क्या होता है, मिनी माता रोग, पारा HG दोस्तों। ठीक है, ये क्या है कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एक धातु है दोस्तों। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे, पारा की अधिकता होती है, अगर मछली में पारा पाया जाता है दोस्तों तो उसे खाने से क्या होता है, मिनी माता नामक रोग हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास किस जगह हुआ दोस्तों। तो दक्षिणी ध्रुव पर दोस्तों। ओजोन परत ना डॉप्सन से इसकी मोटाई मापी जाती है, तो ये भी याद रख लेंगे। और मॉन्ट्रियल समझौता जो है, ठीक है, तो वो भी किससे संबंधित है, आपके ओजोन परत सुरक्षा से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित। तो विलुप्ति के करीब जो जीव हैं दोस्तों उनका इसमें लेखा जोखा होता है, किसमें, रेड डाटा बुक में। आपको बताना है कि ये किसके द्वारा जारी किया था दोस्तों। ठीक है, अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है दोस्तों। तो देखिए जो अम्लीय वर्षा आप जानते हैं तो वो किस अम्ल के कारण होता है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड, किसके, SO2 दोस्तों। किससे, SO2 के मिलने से क्या होता है कि वर्षा का जल क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। ठीक है, और इसी कारण क्या होता है, ताजमहल हमारा क्या पीला पड़ता रहा, बदरंग होता जा रहा है, उसकी जो चमक थी वो दोस्तों समाप्त होती जा रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, वर्षा जल संग्रह क्या है। तो वर्षा जल संग्रह क्या होता है कि हम वर्षा जल का जमाव कर ले और भंडारण कर ले, यही क्या होता है, संग्रह कहलाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय गैंडा कहां संरक्षित है दोस्तों। तो कहां है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर है, असम में दोस्तों। काजीरंगा एक सींग वाले गेंडा भी यहीं पर इन्हीं को कहा जाता है। ठीक, तो याद रखेंगे काजीरंगा किससे संबंधित है, तो गेंडा से दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। कौन सा है, तो दोस्तों उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। क्या दोस्तों, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर के कह रहा हमारा, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। तो कौन सी होती है दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित होती है। चलिए 24 नंबर क्या है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है। तो कौन है, कार्ल रिटर दोस्तों। ठीक है, कौन है, कार्ल रिटर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो कब हुआ था, तो 1986, याद रखेंगे 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
पारित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है कि एग मार्क का संबंध किससे होता है। दोस्तों आपको पता होगा एग मार्क वस्तु पे होती है तो वो क्या कहलाती है, वो गुणवत्ता से, गुणवत्ता को दर्शाती है। ठीक, तो एक मार्क किससे संबंधित है, तो गुणवत्ता से, वस्तु की गुणवत्ता से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। तो आपको बताते हैं कहां से होता है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों आर्सेनिक द्वारा सबसे ज्यादा जल प्रदूषण होता है। तो जल प्रदूषित सबसे ज्यादा आर्सेनिक से कहां पे है, तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां अवस्थित है दोस्तों, तो एम्स्टर्डम। दोस्तों कहां पर है, एम्स्टर्डम। इसकी राजधानी किसकी राजधानी है, तो नीदरलैंड की है दोस्तों। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम है, जो कि नीदरलैंड क्या है, राजधानी, याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित कब किया गया था। तो कब किया गया था, तो 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वहीं बात करते हैं इसके एक साल बाद दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे दोस्तों कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था। तो कब किया गया था, तो अप्रैल 1973 में दोस्तों। क्या, अप्रैल 1973 में दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना था, किसको, तो कैलाश सांखला को दोस्तों भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई को मनाया था। क्वेश्चन आएगा कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया था दोस्तों, तो आपको बता देना है 9 मई को। ठीक है, मगर हम उसकी बात नहीं करेंगे दोस्तों, हम बात करने वाले इसकी थीम की कि 2020 में इसका थीम क्या था। तो 2020 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम क्या था, तो बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड दोस्तों। ठीक, तो याद रख लेंगे, पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, जरूरी नहीं कि सीटेट और यूपीटेट के लिए इंपॉर्टेंट हो, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाता है, तो 12 नवंबर दोस्तों। क्यों मनाता, क्योंकि इसी दिन दोस्तों डॉक्टर सलीम अली जो कि पक्षी वैज्ञानिक थे, उनका जन्म हुआ था। डॉक्टर सलीम अली दोस्तों, बहुत ही बड़ा योगदान है इनका दोस्तों, इन्हें बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वही आ गया है कि भारत में बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया के नाम से किस पक्षी वैज्ञानिक को जाना था दोस्तों, तो सलीम अली, जिनका पूरा नाम याद रख लेंगे कि डॉक्टर सलीम मौजुद्दीन अब्दुल अली था, और इनका जन्म 12 नवंबर 1896 को हुआ था। इसीलिए प्रतिवर्ष 12 नवंबर दोस्तों हम पक्षी दिवस के रूप में भी मनाते हैं भारत में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में किसे डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना था दोस्तों, तो किसको जाना है, डॉक्टर रविंद्र कुमार सिन्हा को भारत में डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस राज्य में अवस्थित है। तो आपको पता होगा उत्तराखंड में दोस्तों। कहां पर, उत्तराखंड में चमोली स्थान पर दोस्तों फूलों की घाटी क्या है, स्थित है। तो ये याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहां अवस्थित है, तो एंडीज पर्वत पर। कहां दोस्तों, एंडीज पर्वत पर। ये सारे क्वेश्चन क्या है, आपके प्रीवियस ईयर में पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, कौन होते हैं, तो मांसाहारी होते हैं दोस्तों। क्या, मांसाहारी। अगला है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहां पे है, तो राजस्थान में दोस्तों सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो सूर्य का प्रकाश दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश दोस्तों। सूर्य के प्रकाश से ही वनस्पतियां जीवित रहती हैं। ठीक, तो ये भी आप याद रख लेंगे। चलिए अगला है कि गिर वन्य जीव अभयारण्य किस जीव का संरक्षण करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो गिर से याद रख लेंगे कहां पर है, अगर बोले कहां पर है गिर, तो गुजरात। गा से गिर और गा से गुजरात दोस्तों, याद रख लेंगे, गुजरात में स्थित है दोस्तों। एशियाई शेरों के लिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन आया कि एकमात्र एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा, तो गिर का है, बता देना आप। ठीक, किसके लिए है, एशियाई शेर के लिए दोस्तों, याद रख लेंगे। चलिए अगला है 42 नंबर, ग्रीन मफलर संबंधित है किससे, तो ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर संबंधित है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, तो कौन सा, भूमध्य सागर। ठीक है, तो भू मतलब क्या था, भूमि के मध्य मतलब बीचों बीच से। ठीक, तो याद रख लेंगे कि ये यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया था दोस्तों? तो 16 सितंबर को। क्यों? क्योंकि इस दिन क्या था, मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था, प्रोटोकॉल हुआ था दोस्तों, इसीलिए उस दिन से हम 16 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए ओजोन के उस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई जिसमें हमने ओजोन के विधिवत क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन होते हैं सभी की सभी शामिल कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। क्या दोस्तों? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं किसी भी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी। ठीक है, चलिए अगला है कि पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा किस देश में पाए जाते हैं दोस्तों? कि संकटग्रस्त है दोस्तों ये। ठीक है, चलिए कहां पर? तो चीन में, याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कि किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों के मौसम में मनाया था दोस्तों? गर्मियों में कहां मनाया था? तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस डे जो है गर्मियों में मनाया था। अपने यहाँ 25 दिसंबर को आपको पता होगा मनाया जाता है प्रतिवर्ष, और 25 दिसंबर को दोस्तों अपने भारत में सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया था। किसके दिवस के रूप में? सुशासन। क्यों मनाते हैं आपको पता होगा, इस दिन भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। ठीक, तो याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा? डेसिबल के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? वह स्थान जहां पर भूकंपीय तरंगों का अनुभव सबसे पहले क्या था दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए अधिकेंद्र पर ही क्या होता है, यहीं से भूकंप का स्टार्ट होना शुरू होता है। ठीक, तो अधिकेंद्र उसको हम बोलते हैं जहां से भूकंप का केंद्र होता है। अधिकेंद्र मतलब केंद्र जहां से इसकी स्टार्ट होती है। ठीक है, चलिए अगला है, रिएक्टर पैमाने का आविष्कार किसने किया दोस्तों? तो चार्ल्स एफ रिएक्टर। इन्हीं के नाम पर ही इसका नाम रिएक्टर पैमाना रख दिया गया है। ठीक है, 1935 में इसका आविष्कार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दूर संचार, रेडियो तरंगे, सैटेलाइट आदि का संचालन किस मंडल में होता है? तो आयन मंडल में। किसमें दोस्तों? आयन मंडल में। और पूछ ले दोस्तों कि क्या है ओजोन परत किसमें? तो समताप मंडल। ठीक, ओजोन परत समताप मंडल। ठीक है, और रेडियो तरंगे दोस्तों, दूर संचार, सैटेलाइट, ये सब आयन मंडल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ऐसे पौधे, देखिए यहां से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे पौधे जो नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों पर उगते हैं तथा कीटों को मारकर उनसे नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर भोजन प्राप्त करते हैं, जिन्हें हम कीटभक्षी पौधा कहते हैं, उनके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो उनके नाम याद रखेंगे, नेपेंथीज, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, डायोनिया और सेरोसेनिया दोस्तों। ठीक, ये सारे पौधे पूछ जाते हैं ये किस प्रकार के पौधे हैं, तो आप कीट भक्षी बता देना, क्योंकि दोस्तों ये क्या होते हैं, ये कीट खाते हैं। क्या कीट खाते हैं? ये कहां पाते हैं? जहां पर नाइट्रोजन कमी होती है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि पौधे जो है नाइट्रोजन का यूज किस प्रकार लेते हैं? तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करके उसका यूज करते हैं दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। ठीक, तो इंपॉर्टेंट यहां से 2-3 क्वेश्चन आपके लिए बन जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर, दूध से दही किस विधि द्वारा बनाई जाती है? तो किण्वन से दोस्तों। क्या होता है? किण्वन से। ठीक है, चलिए अगला है, सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित वन किस राज्य में पाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल में दोस्तों। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा के आसपास। ठीक, तो याद रख लेंगे मैंग्रोव वन कहां पर? पश्चिम बंगाल में। ठीक, चलिए अगला है, प्रवाल की संरचना किससे बनी होती है? तो किससे होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से। प्रवाल भित्ति आप लोग जानते होंगे। ठीक, जो ठीक है, तो प्रवाल भित्ति किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। चलिए अगला है, प्रसिद्ध सुंदरी के वृक्ष भारत के किस राज्य में पाए थे दोस्तों? तो सुंदरवन दोस्तों। कहां? पश्चिम बंगाल। और यही सुंदरवन में क्या है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा दोस्तों सुंदरवन में ही स्थित है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, MAB यानी मैन एंड डायवर्सिटी प्रोग्राम का यूनेस्को द्वारा कब चलाया गया था दोस्तों? तो 1971 में MAB प्रोग्राम चलाया गया था। किसके द्वारा पूछ लिया जाए? तो यूनेस्को द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 60 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक वन किस क्षेत्र में पाते हैं? तो कहां पर? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती क्षेत्र में दोस्तों सर्वाधिक वनों की संख्या पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस राज्य में चंदन के वृक्षों का विस्तार सर्वाधिक है दोस्तों? तो सबसे ज्यादा कहां पे चंदन के वृक्ष पाए थे दोस्तों? तो कहां पर हैं? वो राज्य आपका है कर्नाटक। क्या?
कर्नाटक दोस्तों। अगला है कि मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहता है दोस्तों, आपको पता होगा जीरोफाइट्स। क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स बोलते हैं। जैसे नागफनी, कैक्टस हो गए दोस्तों, इनके पौधे की जो पत्तियां होती है वो कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती है दोस्तों। वे मरुस्थल में क्वेश्चन आया कि मरुस्थलीय पौधों क्या कहते हैं, तो जीरोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए लुई ब्रेल दिवस कब मनाया था दोस्तों, आपको पता होगा कब, 4 जनवरी। ये क्या है दोस्तों, अंधों के पढ़ने की एक कला होती है दोस्तों। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इसमें कितने डॉट होते हैं, तो 6 डॉट होते हैं। कितने दोस्तों, लुई ब्रेल लिपि में कितने डॉट होते हैं, 6 डॉट होते हैं, जिनको पकड़ के वो लोग क्या करते हैं, जो अंधे होते हैं दोस्तों, वो इनको छू करके, स्पर्श करके बता देते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। इनके पढ़ने के लिए ये कला विकसित की गई है दोस्तों। अगला है इको मार्क किससे संबंधित है, तो इको मार्क किससे है, इको फ्रेंडली दोस्तों, आपको पता होगा किससे है, पर्यावरण गुणवत्ता से संबंधित क्या है, इको मार्क। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाथी परियोजना कब चलाया गया था दोस्तों, 1952 में। ठीक है, हाथी परियोजना कब चलाया गया, 1952 में दोस्तों। ठीक है, हाथी की जो संख्या घट रही थी दोस्तों, उसे बढ़ाने के लिए यह परियोजना चलाया गया। चलिए अगला है कि भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहां स्थापित किया गया था दोस्तों, तो कहां पर दोस्तों किया जाएगा, तो कोट्टूर यानी केरल में। कोट्टूर स्थान कहां पड़ता है, केरल में। 105 करोड़ की लागत में लगभग ये किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन क्या है कि देश का पहला हाथी अस्पताल कहां खोला गया, तो कहां खोला गया दोस्तों, अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी नहीं, मथुरा में। ठीक है, आपको पता होगा यहाँ की सांसद कौन है, हेमा मालिनी है। ठीक है, तो मथुरा में दोस्तों खोला जा रहा है, कौन सा, मतलब खोल दिया गया है देश का पहला हाथी अस्पताल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि डॉल्फिन को कब भारत का जलीय जीव घोषित किया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 अक्टूबर 2019 को दोस्तों, जो आपके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रयासों से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया था दोस्तों, तो जो अपना ये दशक निकल चुका है दोस्तों, 2011 से 2020 तक के दशक को किसके रूप में घोषित किया गया, तो जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया था, 22 मई को। अगर पूछ ले 2020 में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता 2020 का थीम क्या था, तो आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, साइबेरियाई सारस के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध पक्षी विहार कौन सा है, तो केवलादेव, जिसे हम घाना पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। कहां पर है, तो राजस्थान में दोस्तों। कहां पर है, राजस्थान में, याद रखेंगे। अगला है राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो कहां पर है राष्ट्रीय दलहन संस्थान, कहां पर है, तो कानपुर में दोस्तों। कहां पर है, कानपुर में। वहीं अगर पूछ ले कि सलीम अली पक्षी शोध संस्थान दोस्तों, सलीम अली जो कि क्या है, पक्षी वैज्ञानिक, जिनके जन्म दिवस पर हम पक्षी दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये कहां पर स्थित दोस्तों, कोयम्बटूर यानी तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए अगला है यूनेप दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां स्थित है, तो नैरोबी दोस्तों। ये केन्या की क्या है, राजधानी है, और इसकी स्थापना अगर पूछ ले तो 1972 में किया गया था। क्वेश्चन याद रखने के, यूनेप का मुख्यालय कहां है, तो नैरोबी कहां है, केन्या की राजधानी है दोस्तों। किसकी, केन्या की राजधानी है। ठीक है, 1972 में स्थापना हुई थी इसकी। अगला है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है दोस्तों, तो कौन सी है, ग्रेट बैरियर रीफ। कहां पर है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में। बहुत ही ज्यादा टूरिस्ट इस पे दोस्तों जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 76 नंबर, देश की पहली ई कचरा वेंडिंग मशीन कहां लगाई गई दोस्तों, तो दिल्ली में। कहां पर, कनॉट प्लेस दिल्ली में लगाई गई दोस्तों। कब, अप्रैल 2017 में। ठीक है, पहली ई कचरा वेंडिंग मशीन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि देश का पहला शहर जो पूरी तरह से प्लास्टिक कचरे से मुक्त बना था दोस्तों, तो देश का पहला शहर कौन सा, कन्नूर दोस्तों, केरल में पड़ता है। इसे प्लास्टिक कचरे से पूर्णतया मुक्त बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, पहला शहर है, याद रख लेंगे। चलिए अगला देखते हैं, भारत में पहले फ्लोटिंग प्राथमिक स्कूल की शुरुआत कहां की गई दोस्तों, तो लोकटक झील में दोस्तों। आपको पता होगा ये तैरती झील है दोस्तों, मणिपुर में दोस्तों पड़ती है। ठीक है, तो लोकटक झील में एक दोस्तों पहला फ्लोटिंग प्राथमिक स्कूल खोला गया। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत का पहला हरित रेल गलियारा कौन सा है, तो रामेश्वरम से मनमादुरे तक दोस्तों, ये पहला हरित गलियारा है। ठीक है, रेलवे का हरित गलियारा है दोस्तों। ठीक, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 80 नंबर कि भारतीय वन्य जीव संस्थान के संरक्षण में देश के पहले बाघ विश्राम गृह का शुभारंभ कहां किया गया, तो बाघ विश्राम गृह का शुभारंभ कहां किया गया, देहरादून कर लेना दोस्तों। ये देहरादून लिख गया है, ये ना कर लेना, ये उत्तराखंड में है दोस्तों। ठीक, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए 81 नंबर देखते क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित सफारी
बिहारी नंदन वन जंगल का लोकार्पण कहां किया गया दोस्तों? तो रायपुर यानी छत्तीसगढ़ दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 28 जुलाई 2017 को किसे दुनिया की पहली ग्रीन मेट्रो प्रणाली घोषित किया गया? तो दिल्ली मेट्रो को दोस्तों दुनिया की पहली ग्रीन मेट्रो प्रणाली 28 जुलाई 2017 को घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो कौन है उत्पादक घटक? तो दोस्तों हरे पेड़ पौधे ही क्या होते हैं? उत्पादक घटक होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है दोस्तों? तो चिपको आंदोलन, आपको पता होगा, सुंदरलाल बहुगुणा दोस्तों। ठीक है, चिपको आंदोलन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 85 नंबर देखते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन करता है वो कहलाती दोस्तों? तो क्या कहलाती? वहन क्षमता। क्या दोस्तों? वहन क्षमता। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दो या अधिक जीवों के अंतर संबंध में एक जीव को लाभ होता है किंतु हानि किसी को भी नहीं होता, इस संबंध को क्या बोलते हैं? तो सहभोजिता बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या बोलते हैं? सहभोजिता। इसमें एक जीव को दोस्तों हानि होगी, सॉरी लाभ होगा, मगर दूसरे को हानि नहीं होगा दोस्तों। अगर फायदा नहीं होता तो हानि भी नहीं होता, इसको हम क्या बोलते हैं? इस क्रम को क्या बोलते हैं? सहभोजिता दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया? तो कहां पर? ओस्लो दोस्तों, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि स्क्लेरोफाइट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था दोस्तों? तो झाड़ी पौधों के लिए किया जाता है। अगला है कि बालकोद भित्त किस स्थान पर उगने वाले पौधे होते हैं? तो बालको भित्त, देखिए बालू से क्या होता है दोस्तों? बजड़ी, है ना, बजड़ी और रेत पर दोस्तों जो उगते हैं पेड़ पौधे उनको क्या बोलते हैं? बालुकोद भित्त पौधे। ठीक है, चलिए अगला है बेकार तथा सख्त भूमि में उगने वाले पौधों क्या कहते हैं? तो कर्सोफाइट्स बोलते हैं। क्या दोस्तों? कर्सोफाइट्स बोलते हैं। जो बेकार और सख्त भूमि पर भी उग जाते पौधे उनको हम कर्सोफाइट्स बोलते हैं। अगला है कि किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है? तो ऊर्जा पिरामिड द्वारा। किसके द्वारा? ऊर्जा पिरामिड द्वारा। ठीक है, चलिए 92वां क्वेश्चन देखते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता को प्रभावित एवं नियंत्रित करने वाले कारकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है कौन सा? तो सौरिक विकिरण दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा। ठीक है, सौरिक विकिरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों उसका। ठीक है, चलिए अगला है मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है दोस्तों? जो मृदा में उपस्थित टोटल जल की मात्रा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? होलार्ड बोलते हैं। क्या? होलार्ड बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 94 नंबर। अधिक वर्षा वाले उस क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहां पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? जहां पे भारी वर्षा होती है दोस्तों वहां पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो सदा हरित वन। आपको पता होगा जहां पे ज्यादा वर्षा होती है दोस्तों वहां पे वन क्या होते हैं? ज्यादा हरे भरे होते हैं। तो वही चीज है दोस्तों, पानी ज्यादा मिलेगा किसी भी वृक्ष को दोस्तों, वो हमेशा हरे भरे रहेंगे। तो वही सिस्टम है कि जहां पे ज्यादा बारिश होगी वहां पे हरित, मतलब सदा हरित, हमेशा हरे रहने वाले वन पाए जाएंगे। अगला है उन क्षेत्रों में जहां ग्रीष्म में भारी परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है वहां पर कैसे वन पाए जाते हैं? तो वहां पे घास वन पाए जाते हैं दोस्तों। क्या? घास वन दोस्तों, सवाना घास के मैदान, ऐसे चीजें पाई जाती हैं। चलिए अगला है कि वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया था वो कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल, सबसे निचला मंडल दोस्तों। क्या है? जहां पर बादल कड़कना, वो चीज आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, सबसे निचले मंडल में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलेकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं हम सुपोषी। क्या दोस्तों? सुपोषी बोल देते हैं। चलिए अगला है किसी परितंत्र में होते हैं, क्या होते हैं? जैविक तथा अजैविक पदार्थ, दोनों प्रकार के पदार्थ का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, कोई परितंत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जैव मंडल में एक ही जात की संख्या क्या कहते हैं? तो जनसंख्या बोलते हैं। जैसे मनुष्य की जाति हो केवल तो इसको क्या बोलेंगे? जनसंख्या। ठीक, तो यही चीजें इसमें बताई गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इकोटोन कहते हैं। क्या दोस्तों? इकोटोन कहते हैं। और आपने आधी दूरी तय कर ली, यानी 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। चलिए 100 क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन क्या है कि श्वसन क्रिया में ग्लूकोज के 1 ग्राम अणुभार में कितने एटीपी होते हैं? तो कितने होते हैं दोस्तों? तो 38 एटीपी होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हरे पौधे सूर्य के विकिरण ऊर्जा को किस ऊर्जा में
और कैसे परिवर्तित करते हैं दोस्तों? तो सूर्य के विकिरण को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो रासायनिक ऊर्जा में। कैसे करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है दोस्तों? ये एक प्रकार से पौधों के भोजन के निर्माण में सहायक होती है, ठीक है, क्लोरोफिल की मदद से, ठीक है। चलिए अगला है कि कार्बन की रचना में सर्वाधिक योगदान किस तत्व का होता है? तो पौधों की रचना में सर्वाधिक योगदान किस तत्व का होता है? तो कार्बन का दोस्तों। कितने परसेंट? 45% दोस्तों पौधों की रचना में कार्बन का योगदान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 104 नंबर। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में। हमने बताया भी था कि जहां पर नाइट्रोजन कमी होती है वो क्या करते हैं? वो कीट भक्षी पौधे हो जाते हैं और नाइट्रोजन को वो कैसे ग्रहण करते हैं? जो कीट होते हैं दोस्तों, ठीक है, कीट भक्षी पौधे से, है ना, हमने बताया था। तो वो चीजें क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी तत्व की कमी से पौधे में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की क्रिया मंद हो जाती है। तो किसके कारण कम हो जाती है दोस्तों? जो स्थानांतरण क्रिया होती है दोस्तों, किसके कारण? बोरान और पोटेशियम के कारण मंद हो जाती है पौधों में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि श्वसन किस प्रकार की जैविक क्रिया है दोस्तों? तो अपचयी है, याद रखेंगे, श्वसन अपचयी है। और वहीं पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की जैविक क्रिया है? तो उपचयी है, ठीक, क्या है? उपचयी है। अगला क्वेश्चन है कि पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा से बच्चों में कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो बच्चों में पेयजल अगर नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। जैसे पारा से मिनी माता होता है उसी तरह से नाइट्रेट से क्या होगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? श्वसन के लिए सर्वाधिक उपयोगी पोषक तत्व कौन सा है? तो श्वसन के लिए आयरन की आवश्यकता होती है दोस्तों। हीमोग्लोबिन दोस्तों, आपको पता है हेमो क्या होता है दोस्तों? आयरन ही होता है दोस्तों, ठीक है, तो जो रक्त में पाया था, ठीक। तो याद रखेंगे श्वसन के लिए सबसे जो उपयोगी होगी कौन सी होगी? आयरन होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह पोषक तत्व चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है दोस्तों क्या कहलाता है? कार्बन चक्र। चलिए अगला है, लाइकेंस अभिव्यक्ति करते हैं दोस्तों, तो किसकी? सहोपकारिता दोस्तों। और देखिए पहला लाइकेन पार्क कहां खोला जा रहा है दोस्तों? तो यूके, उत्तराखंड में दोस्तों भारत का पहला लाइकेन पार्क खोला जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला तथा प्रातः एवं गोधूल के समय आकाश की लालिमा कारण क्या है दोस्तों? जो आकाश का रंग नीला होता है और जो सुबह हम देखते हैं और सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है कि उसका कलर क्या होता है? लाल हो जाता है। किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का, संसार का सर्वाधिक गति एवं विध्वंसक तूफान कौन सा है दोस्तों? तो टॉर्नेडो दोस्तों कहां? यूएसए में आया, ठीक है दोस्तों, याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 114 नंबर देखते हैं। संसार की सबसे लवणता वाली झील कौन सी है? तो वान झील कहां पड़ती है? टर्की में। कितने परसेंट लवणता है दोस्तों? तो 330%, याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कैलिफोर्निया, क्यूराइल, कनारी एवं लेब्राडोर किस प्रकार की धाराएं हैं? तो ये ठंडी धाराएं हैं। क्या है? ठंडी धाराएं। चलिए अगला है, एल निनो, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, क्यूरोसिया, फ्लोरिडा एवं गल्फ स्ट्रीम ये कैसी धाराएं हैं? तो गर्म स्वभाव की धाराएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के पृष्ठ पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन के बाद कौन सा है? सिलिकॉन पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से किस संघ शासित राज्य में सर्वाधिक वनावरण पाया जाता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऐसे बात करते हैं तो आपको पता होगा एमपी में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि महोगनी, रोजवुड तथा आउनस किस बायोम के वृक्ष हैं? तो विश्वतीय वन बायोम के वृक्ष हैं। कौन से? रोजवुड और महोगनी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है कि साल, सागौन, शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? तो मानसूनी बायोम के। किसके? मानसूनी बायोम के। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम है? तो कौन सा है? टुंड्रा बायोम दोस्तों। क्या? टुंड्रा बायोम। अगला है, रेंडियर किस बायोम का जंतु है दोस्तों? तो टुंड्रा बायोम का रेंडियर दोस्तों जंतु होता है। रेंडियर आप लोग जानते होंगे, ठीक। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था, तो किस बायोम का है? टुंड्रा बायोम का, ठीक है। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अफ्रीका के जायरे बेसिन की एक जनजाति दोस्तों जो अपना घर पेड़ों बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं? पिग्मी जनजाति दोस्तों। अफ्रीका की है पिग्मी जनजाति। ये लोग क्या करते हैं? पेड़ों पर अपने घर बना करके रहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सागर तली पर पाए जाने वाले पादपों तथा प्राणियों को किस नाम से जाना था दोस्तों? जो सागर की तली मतलब जो समुद्र होता है उसके तली पर जो पौधे पाए जाते हैं या फिर जीव जो एकदम तली में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बेंथस बोलते हैं। क्या दोस्तों? बेंथस बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? तो पंपाज दोस्तों। क्या? पंपाज। चलिए अगला है कि डॉल्फिन
डॉल्फिन किस संघ का जीव है? तो स्तनधारी। क्या? स्तनधारी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार द्वारा कब डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया? तो 5 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, 5 अक्टूबर 2009 को। चलिए अगला क्वेश्चन है किस सरकार द्वारा 5 अक्टूबर को नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में मनाया था? दोस्तों इसी दिन का, जिस दिन इसको जो जीव घोषित किया, जलीय जीव घोषित किया गया, उसी दिन को क्या मनाते हैं? नेशनल डॉल्फिन डे। किसके द्वारा? दोस्तों बिहार सरकार द्वारा। इसमें किसका योगदान था? बहुत ही बड़ा योगदान था नीतीश शर्मा जी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है? दोस्तों क्वेश्चन आ जाए गंगा टाइगर किसे कहते हैं, तो आप टाइगर या फिर बाघ मत लगा देना, किसको? डॉल्फिन को गंगा टाइगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है नदी की सुरक्षा के लिए किसे बायो मॉनिटरिंग टूल्स की संज्ञा प्रदान की गई? नदी की सुरक्षा के लिए किसे बायो मॉनिटरिंग टूल्स की संज्ञा प्रदान की गई? तो किसको? डॉल्फिन को। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है देश का प्रथम डॉल्फिन रिजर्व कहां खोला गया है? तो कहां पर? हुगली नदी पर दोस्तों। ठीक, पश्चिम बंगाल। दोस्तों 2 प्रकार की डॉल्फिन होती है, गंगा डॉल्फिन और इरावदी डॉल्फिन। इरावदी क्या है दोस्तों? ये आपकी म्यांमार में पाई जाती नदी है दोस्तों, तो वहां की डॉल्फिन भी यहां आ जाती है। ठीक, तो याद रखेंगे। चलिए अगला है कि यूएनओ प्रवासी जीव संरक्षण समिति द्वारा किस वर्ष को डॉल्फिन वर्ष घोषित किया गया था? तो डॉल्फिन वर्ष किसको घोषित किया? 2007 को। ठीक है, याद रखेंगे 2007 को डॉल्फिन वर्ष घोषित किया गया था। अगला है विश्व वन्यजीव कोष द्वारा चलाया गया रिवर फॉर लाइफ। ठीक है, रिवर फॉर लाइफ नामक अभियान किससे संबंधित? तो ये भी किससे है? डॉल्फिन से है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में जैव विविधता संरक्षण योजना कब शुरू की गई? तो 1991-92 में भारत में जैव विविधता संरक्षण योजना शुरू की गई। चलिए अगला है कि भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? तो 2003 में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्वप्रथम भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1986 में सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत के किस जीवमंडल संचयन क्षेत्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? दोस्तों किसका? मन्नार की खाड़ी। क्या दोस्तों? मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है किस महानगर के प्राणी उद्यान में जांघिन पक्षी प्रजनन के लिए आते हैं? दोस्तों तो किस, कहां पर है, किस महानगर में? तो दिल्ली में दोस्तों। तो जांघिन पक्षी प्रजनन के लिए दोस्तों बाहर से आते दोस्तों, यहां पर प्रजनन करने के लिए आते दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 139 नंबर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध? दोस्तों कान्हा किसके लिए है दोस्तों? बारहसिंघा के लिए। ठीक, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कान्हा कहां पर है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। चलिए अगला है संगाय हिरणों। ठीक है, संगाय, जो संगाय हिरण है दोस्तों, मृग हैं, उनके लिए दोस्तों प्रसिद्ध कौन सा उद्यान है? तो केबुल लामजाओ दोस्तों, दुनिया का एकमात्र तैरता, क्या है? दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। ठीक है, याद रख लेंगे कहां पर है? मणिपुर में दोस्तों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके लिए फेमस है? तो संगाय हिरणों के लिए। ठीक, संगाय मृग के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है? तो दाचीग्राम दोस्तों, इंपॉर्टेंट, याद रख लेंगे। हंगुल मृग के लिए कौन सा है? दाचीग्राम। चलिए राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कैसे होती है दोस्तों? तो विधानमंडल द्वारा जो पारित प्रस्ताव से राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है। ठीक, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अंडमान व निकोबार के उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है जो 15 द्वीपों में फैला हुआ है? तो कौन सा है? मेरीन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। ठीक है, मेरीन राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र किन पर्वतारोहियों द्वारा खोजा गया था? जो फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान है किसके द्वारा खोजा गया? तो फ्रैंक स्माइथ और होल्सवर्थ द्वारा ये जो पर्वतीय जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा दोस्तों? फूलों की घाटी चमोली वाला, इसे खोजा गया था। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में घड़ियालों की संख्या सर्वाधिक है? तो कौन सा है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। कौन सा? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में घड़ियालों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। चलिए अगला है कि कर्नाटक का वह उद्यान जहां वन्य हाथियों को पकड़ने के लिए खेड़ा अभियान चलाया गया था दोस्तों। तो कौन सा है? नागरहोल दोस्तों। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? कर्नाटक में। याद रखेंगे अगर पूछ ले कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो कर्नाटक में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहां स्थापित किया गया था दोस्तों? कहां पर? नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी में आपको बताऊंगा कि यहां नीले कुरंजी नाम के दोस्तों पुष्प आते हैं जो कि साल में 12 साल में एक बार खिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला जीवाश्म नेशनल पार्क कहां है दोस्तों? तो जीवाश्म नेशनल पार्क कहां अवस्थित है? तो मंडला यानी कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है
भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है? तो आपको पता होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहां पर है? यूके उत्तराखंड में दोस्तों है। पहले इसका नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। दोस्तों क्या था? हैली नेशनल पार्क। इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट रख दिया गया। और आज का 150वां क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की संख्या सर्वाधिक है दोस्तों कौन सा है? काजीरंगा। इसमें दोस्तों गेंडा पाए जाते, एक सिंग वाले गेंडा के लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों, असम में पाया था। इसमें सर्वाधिक हाथियों की संख्या दोस्तों याद रख लेंगे, ठीक है। और एक चीज बता दोस्तों, आपके कितने 150 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं, 50 क्वेश्चन और बचे हैं, इन्हें भी देखते जाइएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं दोस्तों? तो हाइड्रोजन को हम भविष्य का ईंधन कहते हैं, ठीक है। अगला है, किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट मानते हैं दोस्तों? तो पर्यावरणीय संकट किसको मानते हैं दोस्तों? यूकेलिप्टस, जिसको सफेदा बोलते हैं दोस्तों। इसीलिए एक वो होता है दोस्तों कि सफेदा को नहीं लगाना चाहिए खेत के आसपास, क्योंकि ये जहां पर होता है दोस्तों वहां की वनस्पतियों क्या करता है, एकदम से समाप्त कर देता है, वहां की सारी उर्वरता को खत्म कर देता है, ठीक है। तो इसलिए सफेदा मत लगाइएगा, ठीक है। अगला है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, किससे संबंधित? तो ओजोन परत संरक्षण से दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, किसके बारे में दोस्तों? आपको बता दें, ओजोन परत के बारे में। वो अगर नहीं देखा देख लीजिएगा, ठीक है। ओजोन परत, हाथी और बाघ के बारे में हमने एक अलग सा वीडियो बनाया है, देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है, ठीक है। कहीं ना कहीं उससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 154 नंबर। पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो दोस्तों, कहां पर है? ब्राजील में दोस्तों। और यहीं पर ओलंपिक भी हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। कहां पर पड़ता है? ब्राजील में दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है कि भारत के हरित क्रांति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो एमएस स्वामीनाथन दोस्तों। हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? एमएस स्वामीनाथन दोस्तों। और विश्व में कौन है दोस्तों? तो नॉर्मन ई बोरलाग दोस्तों, याद रख लेंगे। बोरलाग दोस्तों क्या है? विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। चलिए अगला है, पृथ्वी दिवस कब मनाया था दोस्तों? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। और वहीं जल दिवस की बात करते हैं तो 22 मार्च को। वहीं विश्व जनसंख्या दिवस की बात करते हैं तो 11 जुलाई को दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 159 नंबर कि भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? तो आर्सेनिक और फ्लोराइड का है दोस्तों, भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 160 नंबर, कोयला उद्योग में संलग्न लोगों को सामान्यतः कौन सी बीमारी हो जाती है? तो कौन सी? न्यूमोनिकासिस दोस्तों, ठीक है। तो याद रख लेंगे, कोयला फैक्ट्री में जो काम करते हैं दोस्तों उन्हें यह बीमारी होती है। चलिए 161 नंबर क्या है? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कई गांवों का जल प्राकृतिक रूप से किस तत्व की अधिकता के कारण प्रदूषित है? तो उन्नाव जिले में कई गांवों में कौन सा, क्या जल में क्या पाया था? तो फ्लोराइड दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला है, WHO के अनुसार प्रति लीटर जल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है? अगर देखिए 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर में अगर फ्लोराइड पाया था दोस्तों तो कोई भी खतरा नहीं है। ये WHO की क्या है? रिपोर्ट है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहां स्थापित किया गया था? नीलगिरी, ठीक, कहां दोस्तों? नीलगिरी। चलिए अगला है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है कार्टाजेना प्रोटोकॉल दोस्तों? तो जैव सुरक्षा समझौते से। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र सेंचुरी दोस्तों जहां कश्मीरी महामृग पाया था दोस्तों। कश्मीरी मृग कहां पाया था दोस्तों? तो कश्मीर में है दोस्तों, कौन सा? दाची ग्राम दोस्तों, क्या? दच्ची ग्राम दोस्तों, याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? प्राप्त इतिहास के अनुसार सर्वप्रथम वन्य जीव अभयारण्य बनाने का आदेश देने वाले शासक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो अशोक थे। कौन थे? सम्राट अशोक दोस्तों, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले वन्यजीव अभयारण्य बनाने के आदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है कहां पर है? कच्छ, गुजरात में पड़ता है दोस्तों। कहां पर है? कच्छ में दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पश्चिमी क्षेत्र द्वारा कहां पर भारत की पहली खनिजों की कोर लाइब्रेरी, क्या? खनिजों की कोर लाइब्रेरी स्थापित की गई थी। कहां पर? अकवाली गांव। कहां पड़ता है? झुंझुनू, राजस्थान में दोस्तों। अकवाली गांव पड़ता है जहां पर भारत की पहली खनिजों की कोर लाइब्रेरी स्थापित की गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि धान की खेतों तथा जुगाली करने वाले पशुओं में कौन सा प्रदूषण उत्सर्जित होता है? तो मीथेन गैस। आपको पता होगा जुगाली क्या होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी जो दोस्तों चारा खाते हैं, ठीक, तो आपको पता होगा वो क्या करते हैं? मुंह चलाया करते हैं दोस्तों, तो उनके मुंह से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस। और धान की खेती में भी, धान के खेतों में मीथेन गैस पाई जाती है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 170 नंबर देखते हैं। पोल्यूशन शब्द की उत्पत्ति
लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? तो पोल्यूशनम से। किससे दोस्तों? पोल्यूशनम से दोस्तों। पोल्यूशन शब्द की उत्पत्ति। पोल्यूशन क्या होता है दोस्तों? प्रदूषण। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है स्मॉग शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो स्मॉग शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया है? सर हेनरी एंटोनी दोस्तों 1905 ईस्वी में। देखिए स्मॉग होता क्या? धुआं। ठीक है, स्मॉग और फॉग दोस्तों क्या होता है? धुंध होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए स्मॉग मतलब धुआं होता है। ठीक, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? सर हेनरी एंटोनी ने दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को पतली करती है? तो कौन सी है? नाइट्रोजन ऑक्साइड को। वैसे ओजोन गैस दोस्तों CFC से होती है। कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि आपके प्रशीतक के रूप में इस्तेमाल की जाती है दोस्तों। ठीक है, मगर सुपरसोनिक जहाज से कौन सी निकलती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है लाइकेंस किस प्रकार के अच्छे प्रदूषक होते हैं दोस्तों? किस प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं? तो वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक कौन थे? लाइकेंस दोस्तों, याद रखेंगे। और पहला लाइकेन पार्क कहां पर? उत्तराखंड में खोला जा रहा है। अगला है इटाई। इटाई रोग किसके कारण होता है? तो कैडमियम की अधिकता से इटाई नामक रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में सीसा रहित पेट्रोल पहली बार भारत के 4 महानगरों में कब शुरू किया गया? तो 1995 में दोस्तों भारत में सीसा रहित, ठीक है, क्या सीसा रहित दोस्तों पेट्रोल की शुरुआत की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बेंजीन के कारण किस रोग की संभावना सर्वाधिक होती है? देखिए बेंजीन के कारण कौन सा क्या हो जाता है? कौन सा रोग होता है दोस्तों? बेंजीन के द्वितीय कारण क्या होता है? रक्त कैंसर होता है दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना है बेंजीन के कारण क्या होगा? रक्त कैंसर हो जाएगा। चलिए अगला है हरित डीजल किस यूरो मानक का डीजल है दोस्तों? देखिए मानक होता है एक तो ये, तो हरित डीजल होता है ये कौन सा यूरो का होता है? यूरो 4 के। ठीक है, चलिए अगला है कि एक माइक्रोमीटर से छोटे आकार वाले कणकीय प्रदूषक को वायुमंडल में फैलने से रोकने हेतु मुख्यतः किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? जो एक माइक्रोमीटर से भी छोटे हो दोस्तों, उसके लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसिपिटेटर दोस्तों। किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसिपिटेटर का यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? तो 4.2 से कम होता है। क्या दोस्तों? 4.2 से कम होता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूल कणों से होता है दोस्तों? तो सिलिका और एस्बेस्टस के धूल कण से ये दोनों रोग हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस उद्योग में संलग्न लोग बिसिनोसिस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं? तो जो कपड़ा उद्योग होता है उसमें जो लोग काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, वो बिसिनोसिस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? कठोर जल को मृदु जल बनाने हेतु अपमार्जकों में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो कठोर जल को जो मृदु जल बनाते हैं दोस्तों, सोडियम ट्राइपोलीफॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक क्या है? तो आर्सेनिक है दोस्तों। क्या? आर्सेनिक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गंगा के तटीय क्षेत्रों के भूमिगत जल में कौन सा जानलेवा तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है दोस्तों? तो किसकी? आर्सेनिक की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन सामान्यतः किससे किया जाता है? तो किससे करते हैं? क्रोमैटिकोग्राफी से। क्रोमैटिकोग्राफी से दोस्तों जल में कार्बनिक यौगिकों की मापन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्लैक फुट नामक बीमारी किसके कारण होता है? तो ब्लैक फुट नामक बीमारी आर्सेनिक की अधिकता के कारण ही हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है कि जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो जलकुंभी को दोस्तों। क्या? जलकुंभी को हम जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बायोगैस में किस प्रकार के गैस की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो मीथेन गैस की। ये लगभग 60% पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जल प्रदूषण नियंत्रक के लिए अवशेष नियंत्रक बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 1955 में दोस्तों। कब? 1955 में। अगला क्वेश्चन है कि पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जिनसे पौधों का विकास होता है, ठीक है, जैसे फास्फोरस हो गया, है ना, बोरान हो गया, इस तरीके से कितने तत्व हैं टोटल? तो 16 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अगला, क्षारीय मृदा में किस तत्व का अभाव होता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्षारीय मृदा में किस तत्वों की कमी होती है? तो कैल्शियम तथा नाइट्रोजन की कमी किसमें होती है? क्षारीय मृदा में दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत में अवनलिका अपर्दन में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन से है दोस्तों? तो मालवा का पठार और चंबल नदी के बाह्य वाले क्षेत्र, चाहे आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो
यहाँ पे क्या होता है कि अवनलिका अपरदन सर्वाधिक होता है। चलिए अगला है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 1953 में। कब? 1953 में। अगला क्वेश्चन क्या है कि सामान्य बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो 60 डेसिबल होती है सामान्य बातचीत ध्वनि की तीव्रता दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि के आवृत्ति किस मापक इकाई से मापी जाती है? जो ध्वनि की आवृत्ति होती है दोस्तों वो किससे मापी जाती है? हर्ट्ज से दोस्तों। किससे? हर्ट्ज से। चलिए अगला है कि समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने व छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस ध्वनि तरंग का प्रयोग किया था? तो पराश्रव्य ध्वनि तरंग, यानी जिनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? पराश्रव्य ध्वनि तरंग दोस्तों, हम बोलते हैं क्या? सोनार दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का वेग कितना होता है दोस्तों? ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों। क्या? 332 मीटर प्रति सेकंड क्या होता है? ध्वनि का, वायु का वेग कह सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक, सॉरी ध्वनि का वेग होता है, वायु का नहीं, ध्वनि का वेग होता है। चलिए अगला है, किस तीव्रता की ध्वनि तरंग श्रवण शक्ति में ह्रास उत्पन्न करती है? मतलब कि अगर हम 90 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि सुनते हैं तो वो आपके कानों पे का दुष्प्रभाव डाल सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 198 क्या है? रेडियोधर्मी प्रदूषण के मापक की इकाई क्या है? तो क्या है? रोंटजन दोस्तों। इन्हीं ने ही रेडियोधर्मी की खोज की थी, इसलिए अपने नाम पर इनका मापक भी रख दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, 200वां क्वेश्चन हमारा। नाभिकीय बमों में वायुमंडलीय विस्फोटों के उपरांत जो रेडियोधर्मी पदार्थ के चूर्ण धरती पर गिरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय पतन दोस्तों। ठीक है, एक चीज आपको बता दोस्तों कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और आपको बता दें हमारा दूसरा चैनल है जिसका हम लिंक नीचे दे देंगे, ज्ञान एजुकेशन आरबीएल, उस पर हम हिंदी साहित्य क्लास चला रहे हैं, तो उसे भी जरूर देखिएगा। और एक चीज आपको बता दें, अगर हिंदी में आपको प्रॉब्लम है, एक हमारी हिंदी की मैराथन वीडियो हमने 1 घंटे 40 मिनट पूरी की पूरी हिंदी हमने कवर कर दी दोस्तों। क्या? पूरी और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने उसे देख लिया है दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली आपकी आने वाले एग्जाम के लिए, इसलिए उसे जरूर देखिएगा। और जो हमारा दूसरा चैनल उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां पर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर बहुत सारे वीडियो आपको ईवीएस के और मिल जाएंगे, उन्हें भी देख लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश बहुत से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो जाकर के देखिए, और अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।